साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि सीतामढ़ी का खूंखार क्रिमिनल रंजन पाठक कुत्ते की मौत मारा गया है। रंजन पाठक को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इसी सीतामढ़ी जिले में एक थाना क्षेत्र है सुरसंड, और उस सुरसंड के इलाके में एक गांव है, उसका नाम है मलाही। अब इसी गांव का ये रहने वाला था रंजन पाठक। इसके पिताजी का नाम था मनोज कुमार पाठक और इसकी मां का नाम है अनीता देवी। इत्तेफाक से मनोज पाठक कुछ महीने से जेल की हवा खा रहे हैं, और रंजन पाठक की जो मां है अनीता देवी, तो वो 10 बरस से गांव की सरपंच है। तो रंजन पाठक का एक मध्यम वर्गीय परिवार था, मिडिल क्लास परिवार था, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सन 2016 आया, तब बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, उसने बिहार में नशाबंदी लागू कर दी, शराबबंदी, जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। और बिहार एक ड्राई स्टेट बन गया। ड्राई स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ ना आप दारू पी सकते हैं, ना पिला सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। देखिए, दारू बहुत बुरी चीज है, मैं भी मानता हूं, मैंने भी जिंदगी में एक घूंट दारू नहीं पी। लेकिन ये जो नशाबंदी हुई, ये नशाबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। बिहार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, कि हर गांव गांव में शराब की तस्करी शुरू हो गई, दारू की स्मगलिंग शुरू हो गई। और ये जो कम उम्र के लौंडे लपारे होते हैं, वे दारू की तस्करी में शामिल हो गए। उसी में एक लड़का ये भी था, रंजन पाठक। ये और उसी गांव का इसका एक दोस्त था मनीष पाठक। इन दोनों ने दारू की तस्करी शुरू कर दी। हर बोतल पर इनको कुछ रुपए मिल जाते थे। तो पढ़ाई लिखाई क्या करना था, इनको लगा कि अरे दारू की तस्करी में जो मजा है, जो पैसे हैं, वो पढ़ाई लिखाई में क्या है। तो ये लोग दारू के छोटे मोटे तस्कर बन गए, बोतलें इधर से उधर पहुंचाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनको क्राइम में, अपराध में मजा आने लगा, और उसके बाद इन्होंने और बड़े बड़े अपराध शुरू कर दिए। मतलब एक्सटॉर्शन मांगने लगे, जिसको बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं, कि भाई इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने देंगे। किसी को डराने धमकाने लगे, किसी का पैसा छीनने लगे। उसके बाद इन लोगों ने एक गिरोह बना लिया, बाकायदा एक गैंग बना लिया, और गैंग का नाम रख दिया सिग्मा एंड कंपनी। देखिए, नाम कितना अच्छा है, लगता है कि कोई स्टार्टअप शुरू हुआ है जो एआई के क्षेत्र में कुछ काम करेगा, कुछ बढ़िया काम करेगा, सिग्मा एंड कंपनी। और उसका नारा दिया गया है न्याय, सेवा और सहयोग। नारा भी कितना अच्छा है, न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस और इंसाफ की बात, सेवा कर रहे हैं, सर्विस करने की बात कर रहे हैं, खिदमत की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिग्मा एंड कंपनी था, ये बिल्कुल एक गैंग था। इसमें भारती कपूर झा नाम का भी एक लड़का शामिल था। रंजन पाठक और मनीष पाठक तो थे ही थे, एक और लड़का जुड़ गया इनसे, विमलेश महतो उर्फ विमलेश साहनी, जो कि सीतामढ़ी के ही बांसपट्टी थाना क्षेत्र के रतवाड़ा गांव का रहने वाला था। और दिल्ली का भी एक लड़का जुड़ गया, अमन ठाकुर, जो करावल नगर दिल्ली का रहने वाला था। अब ये जो गैंग था, ये गैंग अब ने हत्याएं करनी शुरू कर दी, खून करने लगा लोगों का।
इसने बाजपट्टी थाना क्षेत्र में आदित्य सिंह नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया, खून कर दिया। उसके बाद मदन कुशवाहा नाम के एक शख्स का इन लोगों ने खून कर दिया, जो कि पुराहा पंचायत की मुखिया रानी देवी का रिश्तेदार लगता था। उसके बाद इन लोगों ने शिवहर, जो कि सीतामढ़ी से ही सटा हुआ जिला है, शिवहर में गुड्डू झा नाम के एक शख्स का खून कर दिया। और पिछले महीने यानी सितंबर में ब्रह्मर्षि सेना का पूर्व जिलाध्यक्ष था, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा, उसका इन लोगों ने कत्ल कर दिया। अब ये सिग्मा एंड कंपनी के हौसले इतने बुलंद थे कि गणेश शर्मा के कत्ल के बाद इन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जैसा जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति, और कहा कि क्यों हम लोगों ने गणेश शर्मा को मृत्यु दंड दिया, सजा ए मौत दी। उसमें इन्होंने गणेश शर्मा पर 8 इल्जाम लगाए कि आदमी तानाशाह था यानी डिक्टेटर था, ये आदमी गद्दार था यानी ट्रेटर था, ये आदमी चरित्रहीन था यानी कैरेक्टरलेस था, ये आदमी तस्कर था यानी स्मगलर था। कुल 8 आरोप लगाए और उसके बाद इन्होंने कहा कि इसलिए हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। मतलब सिग्मा एंड कंपनी लगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बन के काम करने लगी हो, लोगों को सजा देने लगी है। इतना ही नहीं, ये जो रंजन पाठक था ये इतना ढीठ हो गया कि इसने मीडिया वालों को अपना सीवी भेजना शुरू कर दिया। सीवी का मतलब हुआ बायोडाटा, मतलब अपने बारे में ये बताने लगा रंजन पाठक कि मुझ पर कितने मुकदमे कायम हैं, मैंने कितने अपहरण किए, कितने किडनैपिंग्स किए हैं, कितना का हमने खून किया है, कितनों को हमने पीटा है। वो सब ये बायोडाटा में ऐसे फख्र के साथ भेजता था, गर्व के साथ, लगता था कि भगत सिंह के बाद रंजन पाठक ही पैदा हुआ। तो ये रंजन पाठक का कामकाज शुरू हुआ। उसके बाद बिहार पुलिस ने रंजन पाठक की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया और मनीष पाठक और विमलेश महतो की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ, रंजन पाठक का ऑडियो, जिसमें वो कह रहा है किसी से कि जो बिहार के चुनाव आने वाले हैं उसमें हम लोगों को खून खराबा करना है, दहशत फैला देना है। आपको पता है कि बिहार विधानसभा के असेंबली के चुनाव होने हैं अगले महीने नवंबर में। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसके पहले ये प्लानिंग हो रही थी, रंजन पाठक की प्लानिंग। उसके बाद आते हैं कल, यानी अभी जो कल बीता है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को क्या हुआ दिल्ली में कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में एक इलाका है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, रोहिणी इलाके में एक सड़क है जिसे बहादुर शाह जफर मार्ग कहते हैं, और वहां एक अंबेडकर चौक है और एक है पंसाली चौक। इन दोनों चौराहों के बीच दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी। दिल्ली पुलिस को कुछ खबर थी, आधी रात के आसपास खबर मिली थी कि कुछ बदमाश इधर से गुजरने वाले हैं, तो दिल्ली पुलिस ने नाकेबंदी लगाई हुई थी और आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। ये 2 बजे रात की बात है। एक सफेद कार बहुत तेजी से जा रही थी, काफी रफ्तार में। तो पुलिस वालों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन लोगों ने इशारा करके गाड़ी को रोकने को कहा। अब उस गाड़ी में बदमाश बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी रोकी तो नहीं, उल्टे पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो पुलिस वालों ने जवाबी गोलियां चलाई, तो चारों बदमाश ढेर हो गए। उसके बाद उन चारों बदमाशों को कार से निकाल के बगल में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर BSA हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो डॉक्टरों ने बता दिया ब्लाउड डेड, यानी कि ये तो मरे हुए लाए गए अस्पताल में, ये तो जिंदा है ही नहीं। उसके बाद उन चारों बदमाशों की शिनाख्त की गई। तो एक निकल गया रंजन पाठक, दूसरा निकल गया मनीष पाठक, तीसरा निकल गया विमलेश महतो उर्फ विमलेश साहनी, मतलब तीनों आपको सीतामढ़ी के इनामी बदमाश। और चौथा निकल गया अमन ठाकुर, जो कि दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर गांव का था। अब अमन ठाकुर से इन लोगों ने दोस्ती इसलिए गांठी थी क्योंकि ये लोग सीतामढ़ी में किसी बड़े
कांड को अंजाम देते थे, किसी का खून कर देते थे। और जब पुलिस की दबिश बढ़ती थी, पुलिस इनके पीछे पड़ती थी, तो बिहार छोड़ के दिल्ली भाग जाते थे और करावल नगर में अमन ठाकुर के घर ये पनाह ले लेते थे, शेल्टर ले लेते थे। उसके बाद फिर बिहार में जब मामला ठंडा पड़ता तो फिर वो लौटते थे बिहार में। लेकिन धीरे धीरे ये लोग गैंग का दायरा बढ़ा भी रहे थे और इन लोगों ने दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू कर दी थी, जिसको सुपारी किलिंग कहते हैं, मतलब पैसे लेकर किसी का खून कर देना। तो ये सब इनके मंसूबे जो थे ज्यादा खतरनाक हो रहे थे। अब इन लोग की उम्र देखिए कितनी कम थी। इसमें सबसे ज्यादा उम्र का मनीष पाठक था, वो भी सिर्फ 33 साल का था। और ये रंजन पाठक 25 बरस का था, विमलेश महतो 25 बरस का था, अमन ठाकुर भी 24-25 के आसपास था। तो मुश्किल से 25 बरस की उम्र में ये लोग कुत्ते की मौत मारे गए। अब साथियों, रंजन पाठक का तो खेल खत्म हुआ। देखिए बिहार में अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल में कई ऐसे अपराधी मारे गए हैं। अभी आपको याद होगा कि गोपालगंज का एक खूंखार क्रिमिनल था सुरेश यादव, जो बालू माफिया था और कलकत्ता के हावड़ा में छिपकर रह रहा था। दुर्गा पूजा के दिन हावड़ा में उसका खून कर गया हो गया, सुरेश यादव खल्लास हो गया। इसी साल बिहार का एक क्रिमिनल था, बक्सर जिले में गिरोह चलाता था, चंदन मिश्रा, उसका कत्ल हो गया। पटना में जो पारस हॉस्पिटल है उसके कमरा नंबर 209 में घुस के दूसरे गैंग वालों ने उसको ठोक दिया। पिछले साल चले जाएं 2024 में, तो पटना के कुर्जी इलाके का बदमाश था नीलेश मुखिया, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। एक दानापुर का बदमाश था दही गोप, उसे पेठिया बाजार में दिसंबर महीने में मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से ये एक सब अपराधी जो कि बहुत नौजवान होते हैं, 24 साल, 25 साल, 26 साल के होते हैं, ये कुत्ते की मौत मारे जाते रहते हैं। फिर भी इन्हें होश नहीं आता और ये जुर्म की एकदम अंधेरी दुनिया में पैर रखते हैं और सोचते हैं कि हम माला माल बन जाएंगे और बहुत शान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अंत में कुत्ते की मौत मारे जाते हैं और मुर्दा घर में इनका पोस्टमार्टम होता है। अब बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में इतना जुर्म क्यों बढ़ रहा है? तो एक तो वजह है, ये बिहार का है नालायक मुख्यमंत्री, नालायक वजीर आला नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम। ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया। अब यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए, तो आप बताइए कि अपराध नियंत्रण कैसे होगा, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया। कायदे से बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बिहार का मुख्यमंत्री ही एक माफिया डॉन का पालतू कुत्ता है, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की और अभी अनंत सिंह मोकामा सीट से JDU टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। यदि विधानसभा पहुंच गया तो बैठ के कानून बनाएगा बिहार के। तो ये हालात है बिहार में। पलटू राम ने सारे अपराधियों को खुली छूट दे दी है कि जो नंगा नाच करना हो करो। इसके अलावा बिहार की जनता भी बहुत ज्यादा दोषी है, गुनहगार है अपराधियों को बढ़ाने के लिए। अपराधियों को अवाम की सरपरस्ती मिली हुई है, जनता का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार की पब्लिक ऐसी सड़ गई है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब बिहार में अपराध बढ़ेंगे तो यही लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। नेहरू जी के सर पर ठीकरा फोड़ देता है। हिंदुस्तान में एक नेहरू जी हैं, हर चीज के लिए नेहरू जी को ब्लेम करते हैं। और बिहार के जो IAS IPS भी हैं, वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हैं, कायर और बुज़दिल हैं ये IAS और IPS कि किसी माफिया को टच करने की, छूने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये IAS और IPS सिर्फ कमजोर और गरीब आदमी पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं। तो साथियों, 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होंगे
बहुत सारे गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, खूनी, हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी हालत में इनको विधानसभा में नहीं पहुंचने दीजिए। अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए, और इलाके में कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं हो तो ईवीएम पर जो आखिरी बटन होता है, नोटा बटन, नोटा को दबा दीजिए कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, इसलिए मैं नोटा दबा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।